Hello everyone. Let's start with quiz 3 and this quiz was done on 24th June and इसमें है आपके 20 questions that we are going to solve in next 10 minutes. Remember one thing, the topic that we are going to discuss is on higher education in India. Right, so let's start. So first question of our day is, which of the following are not the objectives of Rashtriya Uchitar Shiksha Abhiyan? So RUSA. So actually this is a very important and very recent topic which came in net, right? And इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो आपके पास जो पॉइंट दे रखे हैं आपको बतानी है कि which of the following are not the objectives of राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. So the first is to improve the overall quality of the state institutions. Second is to ensure adequate availability of quality faculty. Option C is to create new institutions through upgradation of existing autonomous colleges. Option D is to downgrade universities with poor infrastructure into autonomous colleges. तो आप जैसे देख सकते हो जितने भी चार ऑप्शंस हैं इसमें फर्स्ट 3 ऑप्शंस में बात की गई है पॉजिटिव साइड में, लेकिन ऑप्शन फोर्थ जो है वहाँ पे इट इज़ सेइंग कि टू डाउनग्रेड यूनिवर्सिटीज़. सी अगर आपको रूसा के बारे में कुछ नहीं पता इट्स ओके, बट अगर आप इससे एक जनरल आइडिया भी आप लगा सकते हो कि ऑप्शन फोर्थ जो है दैट विल नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूसा. किसी भी स्कीम का कभी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा टू डाउनग्रेड द क्वालिटी, टू डाउनग्रेड देयर ऑब्जेक्टिव, राइट? सो द आंसर इज ऑप्शन डी. Now let's come to question 2. Second question says the ground on which discrimination in admission to educational institution is constitutionally prohibited are A. religion, B. sex, C. place of birth, D. nationality. So आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं गाइज एंड आपको बताना है कि किस बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है एडमिशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल्स या कॉलेजेस में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो प्रोहिबिटेड है, मतलब कि दैट इज़ नॉट लीगल. मतलब फॉर एग्जांपल इन बेसिस पे अगर आप बच्चों को एडमिशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो तो दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. आप उसे इन्फोर्स कर सकते हो लॉ में. सो एज यू कैन सी द फर्स्ट ऑप्शन इज रिलीजन. सो कैन यू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? नो यू कैन नॉट. ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स? नो यू कैन नॉट डू दैट. ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ? नो यू कैन नॉट डू दैट. ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी? येस यू कैन डू दैट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है जो कि इंडियन नहीं है एंड वो नेशनल यहाँ की उसके पास अथॉरिटी नहीं है इस मूवमेंट पे, तो आप उसको उस बेसिस पे आप एजुकेशन पे प्रोहिबिशन लगा सकते हो. बट इन केस ऑफ रेस्ट 3 ऑप्शंस नो यू कैन नॉट. सो आप ऑप्शंस देखो जिसमें ए बी एंड सी तीनों मेंशन हो. सो एज यू कैन सी इन द सेकेंड ऑप्शन A, B and C is mentioned here, right? So the answer is 2. Now come to third question. Third question says which of the following statements are correct about Lok Sabha? First is the constitution put a limit on the size of Lok Sabha. क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिट लगाती है लोकसभा के साइज पे? द आंसर इज येस. सेकेंड पॉइंट इज द साइज एंड शेप ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्शन कमीशन. इज इट ट्रू? नो, इट इज नॉट ट्रू. Option C says first past the post electoral system is followed. Is it? Whether क्या हम एक electoral system follow करते हैं? Yes, we do that. Option D says the speaker of Lok Sabha does not have a casting vote in case of an equality of votes. सी आपको लोकसभा राज्यसभा इनके कितने मेंबर्स होते हैं और कहाँ से कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते हैं, कितने स्टेट्स हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटी विच कम्स अंडर हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. सो दैट एज आई टोल्ड यू अगर आप देखोगे इसमें ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक लिमिट लगा रखी है कि लोकसभा की इतनी सीट होंगी ही होंगे. तो आप इन सारे ऑप्शंस में देखो ए तो सारे ऑप्शंस में है. उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है द साइज एंड शेप ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज डिटरमाइंड बाय इलेक्शन कमीशन. दिस इज फॉल्स. सो जिसमें बी है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकेंड एंड ऑप्शन फोर्थ इज कैंसल्ड. नाउ आप बचे ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड के साथ. नाउ सी ऑप्शन डी से जो स्पीकर है वो लोकसभा का ही डज नॉट हैव अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि 2 पार्टीज़ हैं लोकसभा में जो बैठी हैं, जैसे मतलब लोकसभा में बीजेपी बैठी है और कांग्रेस बैठी है और उनके बीच में किसी चीज़ को लेकर बहस चल रही है और वहाँ पर मान लीजिए जो वोट्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं.
उस केस में जो लोकसभा का स्पीकर है उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो एक वोट दे के डिसाइड कर सकता है कि उस समय कांग्रेस की बात मानी जाए ज़्यादातर, मतलब कौन सा बिल पास हो और कौन सा बिल नहीं पास हो। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पे मेंशन किया डज नॉट हैव, जबकि उनके पास ऐसा राइट होता है। सो द आंसर इज फर्स्ट, ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट अबाउट लोकसभा एज पर this question. Next comes question 4. Public order as an item in the constitution figures in. So we know कि हमारे पास total 3 types की list होती है, union list, state list and concurrent list, right? तो public order जो है constitution की किस list में आता है? Union list वो होती है जिसमें state और आपका जो स्टेट जो होती है और सेंट्रल जो सिर्फ जिसमें सिर्फ सेंट्रल मतलब रूल्स रेगुलेशन बनाता है। स्टेट लिस्ट होती है जिसमें सिर्फ स्टेट वर्क करता है। कॉन्करेंट वो होता है जिसमें दोनों स्टेट और गवर्नमेंट, स्टेट और सेंटर मिलके दोनों उस चीज़ को हैंडल करते हैं। सो फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, एजुकेशन के रिगार्डिंग डिसीजन स्टेट भी ले सकता है और सेंटर भी ले सकता है, तो दैट कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी डिसीजन होंगे वो सिर्फ सेंटर लेगा, स्टेट उसमें कुछ नहीं करेगा, स्टेट उसे सिर्फ फॉलो करेगा। सो पब्लिक ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ दैट कम स्पेसिफिकली इनटू स्टेट लिस्ट। वो यूनियन लिस्ट में क्यों नहीं आता है? बिकॉज अगर वो भी यूनियन लिस्ट के अंदर आ जाएगा तो उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड स्टेट के पास अपनी कुछ अथॉरिटी नहीं रहेगी। सो पब्लिक ऑर्डर इज एन आइटम ऑफ स्टेट लिस्ट एज पर द Constitution of India. Next come our fifth question. The term of office of the Advocate General of a state is how much years? So अगर आप देखें कि जो Advocate General of India है वो of a state जो है उनका मतलब टर्म, मतलब उनका जैसे कि कोई भी अगर पार्टी आती है जो मतलब जैसे कांग्रेस आ गए या बीजेपी आ गए या कोई भी पार्टी आती है तो उनका एक टाइम स्पैन होता है विच इज़ जनरली अप टू 5 years, राइट? सो सेम अप्लाइज हेयर। एक एडवोकेट जनरल जो है उसका टाइम स्पैन कितना होगा एक पर्टिकुलर स्टेट के केस में? सो द आंसर इट इज़ नॉट फिक्स्ड। Yes, so you need to study about it guys. The answer is not fixed. उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है एक एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट का, राइट? नेक्स्ट कम्स योर सिक्स्थ क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा? सो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा में? द आंसर इज फर्स्ट विच इज़ महाराष्ट्र, राइट? Now comes our seventh question. The best way for providing value education is through which mode? आप बच्चों को value education कैसे दे सकते हो? Option first is discussion on scriptural text, no. Option B is lectures या discourse on values के through, no. आप सिर्फ lecture से आप बच्चों को value education नहीं बता सकते. Option third से seminar, क्या आप एक बहुत बड़े ग्रुप में बिठा के बच्चों को value education के बारे में बता सकते हो? The answer is no. So the option left is fourth, mentoring. Yes, आप उनको मतलब गाइड कर सकते हो, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे सकते हो, एक्सपीरियंस दे सकते हो जिनके थ्रू उन्हें वैल्यू एजुकेशन का मतलब समझ आए। सो द आंसर इज फोर्थ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स about the Indian political system is or are correct? So the option first says the president is both head of the state and head of the government. Is it true? No. So the president is not head of the state and head of the government. Option B says parliament is supreme. So the option C says the Supreme Court is the guardian of Constitution. Option D says the directive principle of state policy are justiciable. मतलब they can be enforced. So the answer is no. D, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है आप उन्हें इन्फोर्स नहीं कर सकते किसी भी लॉ में, मतलब दे आर नॉट इन्फोर्सेबल, दे आर नल एंड वॉइड, मतलब यू कैन नॉट मतलब सू एनी वन अगेंस्ट removing your DPSPs. Now the option C says Supreme Court is the guardian of Constitution. That's absolutely correct. Supreme Court is the apex body at the moment. And option B says Parliament is supreme. No, the answer is wrong. B is Parliament is not supreme. Then option 1 itself is wrong. So जो correct इस समय answer है that is option C. The Supreme Court is the guardian of Constitution. Question 9th says which of the following are the fundamental duties, right? So it's not talking about fundamental rights. There is a difference between fundamental rights and fundamental duties. Fundamental rights are enforceable. Fundamental duties are not enforceable, right? As per the Constitution of India. So now we have 4 options given and हमें बताना है कि कौन से इसमें से fundamental duties है. So option first says to respect the national flag. Yes, we should respect our national flag. Option B says to protect and improve the natural environment. Perfect. Yes, it need to be there.
Option C says for a parent to provide opportunity for education to his or her child. Yes, it's our fundamental duty to provide education opportunities to our kids. Option D says to protect monuments and places of national importance. No, it is not mentioned in our fundamental duty at the moment. So option 1 says A, B and C. All three are correct. So answer is first. Now we come to question number 10th, which says which of the following statements are correct in respect of the Niti Aayog. So what is Niti Aayog? Niti Aayog is Planning Commission. Option first says it is a constitutional body. Is it a constitutional body? No. It is never being, मतलब इसके बारे में क्या constitution में कहीं mention किया गया है? No. Option B says it's a statutory body. No, again it's not a statutory body. Option C says it's neither a constitutional body nor a statutory body. Obvious. Option D says it's a think tank, which is perfect. Yes. आपको पता होगा कि जो प्लानिंग कमीशन है 5 years के लिए बनती है ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं. सो इट्स नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं किया गया है, ना ही ये कोई लीगल बॉडी है एट द मोमेंट. सो द आंसर इज थर्ड. ऑप्शन C and D is perfect. It's neither a constitutional body nor a statutory body, and it's a think tank. Okay. Question 11 says which of the following are demerits? Remember, it's mentioned demerits, yani disadvantages of globalization of higher education. Option A says exposure to global curriculum. Option B says promotion of elitism in education. Option C says commodification of higher education. Option D says increase in the cost of education. So आपको बताना है कौन कौन से disadvantages हैं अगर हमारा जो higher education system है वो globalize होता है, यानी इंडिया से बाहर अगर जाते हैं हम मतलब हायर एजुकेशन के लिए, तो उससे हमारे क्या क्या नुकसान है. फर्स्ट इज़ एक्सपोजर टू ग्लोबल करिकुलम. आई थिंक ये तो एक तरह का बल्कि बेनिफिट है हमारे लिए कि हमें और नॉलेज मिल रही है. सेकेंड इज़ प्रमोशन ऑफ एलिटिज़म इन एजुकेशन. येस, दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड और अ डीमेरिट एक्चुअली. ऑप्शन सी सेज कमोडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन. सो हायर एजुकेशन का एक तरह से कमोडिफिकेशन हो जाता है कि मतलब अगर आप कोई चीज़ अगर आप इंडिया में कोई कोर्स अगर आप इंडिया में कर रहे हो और वही सेम कोर्स अगर आप बाहर करोगे तो डेफिनेटली देयर विल बी अ ह्यूज इम्पैक्ट, देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस. सो कमोडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन इज़ वन ऑफ द डीमेरिट of globalization. Option D says increase in the cost of education. Perfect. Yes, it's true. It's a demerit of globalization of higher education. So option B, C, D is correct. So the option third is the correct answer. Next comes to question 12th. 12th says which of the following are the goals of higher education in India? मतलब कौन से goals हैं higher education लेने के इंडिया में. इनका मतलब main aim क्या है, higher education करने के बाद आपका main aim क्या है. So first says SS, B equity, C quality and excellence, D relevance, E value based education, F compulsory and free education. So as you can see over here, option A says SS, yes, which is true. Option B is equity. Equity in terms of it can be your gender, right? In terms of your religion also. Option C says quality and excellence. Yes, that's absolutely true. हमारा मेन गोल यही है बच्चों को हायर एजुकेशन देने का कि उन्हें क्वालिटी मिले और वो अपने कैरियर में एक्सेल कर सकें. ऑप्शन डी सेज रेलेवेंस. येस, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. हायर एजुकेशन देने का पर्पस ये है कि दे शुड बी लाइक दैट शुड बी रेलेवेंट विद रिगार्ड्स टू देयर एजुकेशन, with regards to their skill set. Option E says value based education. That's perfectly true. This is our one of the important goal of higher education in India कि ताकि बच्चों को मतलब ethics, moral इन सब के बारे में पता चले. Option F says compulsory and free education. No, this is not our goal of higher education in India कि compulsory और free education ऐसा हमारा गोल नहीं है. So just see आप options में देखो जहाँ पे option F है वो आंसर नहीं है. So option third, as you can see over here, जहाँ पे A, B, C, D and E option is mentioned, that is the correct answer. Question 13 says which of the following has been ranked the best college in the country in 2017 as per NIRF National Institute Ranking Framework. सी गाइस, ऐसे क्वेश्चंस को आपको एक बार लिस्ट गो थ्रू करनी पड़ेगी. मतलब ये लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है जो आया था एग्जाम में. सो यू नीड टू गो थ्रू द लिस्ट एक्चुअली ऑफ NIRF. अभी भी रिसेंटली एक लिस्ट लॉन्च हुई है जिसमें IISc बैंगलोर को इंडिया का बेस्ट कॉलेज कंसिडर किया गया, राइट. सो
इस केस में अगर मैं आपको बताऊं, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो फर्स्ट है वो था हमारा मिरांडा कॉलेज, मिरांडा हाउस ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, which topped in 2017. Now, next question is question 14 says, who among the following can be removed by the president without parliament resolution? मतलब president किसको रिमूव कर सकता है बिना पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करे? सो डू यू नो द हायरार्की? सो फर्स्ट वी हैव प्रेसिडेंट, देन वी हैव गवर्नर, एंड देन उनके नीचे सारे आपके स्टेट वाइज इंडिविजुअल्स आ जाते हैं. सो in the option you can see, so first is judge of high court, no. Option B is governor, yes, because president ही governor को appoint करता है. Option C says chief election commissioner, so governor appoint करता है chief election commissioner को. Option D says comptroller and auditor general, again governor appoint him. So the answer is option 2. So president can remove governor of a state without passing any parliament resolution. Question 15 says, Prime Minister Research Fellowship is for student pursuing PhD program in. प्राइम मिनिस्टर की एक अभी जो है, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया हो, रिसर्च फेलोशिप है, मतलब स्कॉलरशिप निकलती है जो कि बच्चे जो पीएचडी परस्यू कर रहे हैं उनको मिलती है. सो द क्वेश्चन सेज कि वो किन बच्चों को मिल सकती है. सो ऑप्शन फर्स्ट इज स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईएससी, आईआईटी, एनआईटी, आईएएसईआर एंड ट्रिपल आईटीज. ऑप्शन 3 आर रेस्ट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी. ऑप्शन 4 से आईआईटी एंड आईएससी. इसका आंसर है ऑप्शन 4 विच इज आईआईटी एंड आईआईएस. Next comes to question 16 guys. Which of the following statements are correct about deemed university? Okay, remember this is not about any university, about central state, no. It's about deemed university. So आपको deemed university के factors सारे याद रखने हैं. So first option says कि the governor of the state is the chancellor of deemed university. So answer is wrong, no. तो जो गवर्नर है स्टेट के वो कभी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर नहीं होते हैं. ऑप्शन बी सेज दे कैन डिज़ाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क, येस दे कैन डू दैट. ऑप्शन सी सेज दे कैन फ्रेम देयर ओन गाइडलाइंस रिगार्डिंग एडमिशन एंड फीस, येस दे कैन डू दैट. ऑप्शन डी सेज दे कैन ग्रांट डिग्रीज, डेफिनेटली अगर वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है सो डेफिनेटली दे कैन ग्रांट डिग्री. सो ऑप्शन 1 जो ऑप्शन ए है वो गलत है, उसके अलावा बी, सी एंड डी इज़ करेक्ट. सो योर आंसर इज सेकेंड, जिसमें बी, सी एंड डी आर करेक्ट. Next come to question number 17. 17 says which of the following statements are correct? Option first says Rajya Sabha is permanent house which can be dissolved only during national emergency. Rajya Sabha is permanent house which can be dissolved only during national emergency. Is it true? No. Option B says Rajya Sabha does not represent the local interest of the state. Is it correct? Yes, this is absolutely correct. Option C says member of the Rajya Sabha are not bound to vote at the dictate of the state they present. Again, this is absolutely right. Option D says no union territory has a representative in the Rajya Sabha. This is false. So option B and C is correct. So ideally आप देखो इन चार options में से कहाँ पे B and C आ रहे हैं. So you can see in option second. So your answer is second. Now comes your question 18th, which says instead of holding the office during the pleasure of the president, who among the following hold office during good behavior? See, अगर आपने जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें इट्स क्लियरली मेंशन्ड राइट कि मतलब कुछ मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए या गवर्नर हो गए या फिर आपके अटॉर्नी जनरल हो गए, जज हो गए या एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, इनमें कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है. सो फॉर एग्जांपल 65 ईयर्स जब वो अटेन कर लेते हैं उसके बाद दे आर नॉट अलाउड टू वर्क इन द ऑफिस बिकॉज दैट्स एज ऑफ रिटायरमेंट राइट. बट कुछ केसेस में होता है कि दे नीड टू होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग देयर गुड बिहेवियर, मतलब कि अगर उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है तब उनको हम किसी भी एज में डिसमिस कर सकते हैं, मतलब हम उनको निकाल सकते हैं. तो एज पर क्वेश्चन 18 इट इज़ सेइंग कि इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट है उनके टाइम पे रहने के बजाय हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग गुड बिहेवियर, जो अपने बिहेवियर की वजह से ऑफिस जो है होल्ड करते हैं. सो ऑप्शन फर्स्ट इज गवर्नर, नो गवर्नर डज नॉट होल्ड दैट ऑफिस. बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नो. ऑप्शन सी से जज ऑफ द हाई कोर्ट विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन डी सेज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूटी, द आंसर इज नो. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो आप देखें ऑप्शन सी सिर्फ कहाँ मेंशन है, दैट इज इट ऑप्शन सेकेंड. सो योर ऑप्शन सेकेंड is the answer of question 18th. Now question 19th, which of the following university has received the Visitors Award for the best central university in India in February 2017?
So the answer that the options that we have, it's Jawaharlal University, Banaras Hindu University, Tejpur University, and fourth is University of Hyderabad. Here the answer is JNU. Now next comes your question number 20th. 20th say which of the following statements are correct about gender budgeting. So what is gender budgeting? As the name itself specifies, it's regarding to male or female budget. So first option says it is a separate budget and address the specific needs of women, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. मतलब ये एक सेपरेट बजट है जो सिर्फ वुमेन की नीड्स के रिगार्डिंग बनाया जाता है. ऑप्शन बी सेज इट असेस द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट ऑन वुमेन. नो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल. इट असेस द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट. मतलब गवर्नमेंट बजट जो बना रही है उसका वुमेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है. इट हैज़ नथिंग टू डू अबाउट द जेंडर बजटिंग. ऑप्शन सी सेज इट इज़ एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज. नो. Option D says it is another budgeting innovation, which is absolutely correct. So as per the options we have given, option number A and D is absolutely correct. So your answer is question number second. Oh sorry, your point number second. Right. So thank you so much guys. I hope you liked the video and I hope आपको 20 questions समझ में आए हो. But still, like if you have any kind of doubt in these questions, please do ping or comment below the video. Thank you so much. Bye bye.